नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 57 साल में पहली बार अर्जेंटीना में भारतीय प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत, मोदी देंगे रिश्तों को नई उड़ान। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से तबाही, समर कैंप से 23 बच्चियां लापता, अब तक 13 की मौत। पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे से पहले नेपाल बॉर्डर पर बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार, एजेंसियों की सतर्कता से टला बड़ा खतरा। वक्फ संपत्तियों पर केंद्र का डिजिटल वार, हर प्रॉपर्टी को मिलेगी यूनिक आईडी, अब ऑनलाइन होगी निगरानी। पंजाबी एक्ट्रेस तानिया के पिता पर जानलेवा हमला, क्लिनिक में घुसकर मारी 2 गोलियां, हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं और ब्यूनस आयर्स एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। ये दौरा 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय दौरा है, जिसे कूटनीतिक दृष्टि से बेहद ही अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात कर रक्षा, ऊर्जा, कृषि, खनन और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को भारत अर्जेंटीना के बहुआयामी रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा देने वाला बताया है। मोदी ने कहा कि अर्जेंटीना भारत का लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। इससे पहले वो त्रिनिदाद और टोबैगो गए थे, जहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ने नवाजा गया। अब उनका अगला पड़ाव ब्राजील होगा, जहां वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने वाला है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में बाढ़ ने भयानक तबाही मचा दी है। हिल कंट्री इलाके में हुई भारी बारिश के बाद ग्वाडालूप नदी उफान पर आ गई है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि समर कैंप मिस्टिक की 23 लड़कियां लापता है। रात भर में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी और सिर्फ 2 घंटे में ही नदी का जलस्तर 22 फीट तक बढ़ गया। हालात इतने तेजी से बिगड़े कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर और नावों की मदद से राहत कार्य में जुटी है। कैंप मिस्टिक में बिजली, इंटरनेट और सड़क संपर्क पूरी तरह ठप है। सरकारी अधिकारी बच्चियों की सलामी की दुआ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने प्रियजनों को खोजने की अपील कर रहे हैं। अन्य 2 कैंप वाल्डेमर और ला जुंता ने अपने बच्चों की सुरक्षित होने की जानकारी दी है। फिलहाल बाढ़ का पानी कैंडल काउंटी की ओर बढ़ रहा है और प्रशासन से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के मोतिहारी दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत नेपाल बॉर्डर के रक्सौल इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक को घुसपैठ करते वक्त गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान सैयद इकबाल के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के कमिला जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वो पहले नेपाल पहुंचा, फिर वहां से रक्सौल के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे दबोच लिया। 18 जुलाई को पीएम मोदी का मोतिहारी दौरा प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को एक बार फिर साबित कर दिया है। बॉर्डर पर पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर के चलते रेड अलर्ट है और 1 महीने में कई संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वक्फ अधिनियम के तहत अब देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों का डेटा एक केंद्रीकृत पोर्टल पर दर्ज होगा। हर वक्फ संपत्ति को एक यूनिक पहचान संख्या मिलेगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग और निगरानी आसान हो सकेगी। नई व्यवस्था के तहत मुतवल्ली मोबाइल और ईमेल के जरिए पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। साथ ही कम संपत्तियों की जानकारी अपडेट करना और खाता बही का रखरखाव भी पोर्टल पर ही होगा। अगर किसी संपत्ति को लेकर गलत वक्फ घोषित करने की शिकायत आती है तो 1 साल के भीतर जांच पूरी करनी होगी। केंद्रीय मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इस पोर्टल की निगरानी करेंगे। राज्य सरकारों को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे, जो इस डिजिटल व्यवस्था को लागू करेंगे। नियमों की अधिसूचना के बाद अब अगला चरण राज्य स्तरीय मॉडल नियमों का निर्माण है। इसके लिए कानून मंत्रालय के रिटायर्ड अफसरों और विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी। इससे पहले अप्रैल में वक्फ अधिनियम संसद के पास हुआ था। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों की पारदर्शी निगरानी और जवाबदेही को मजबूत कराना है। नई डिजिटल व्यवस्था से विवादों में कमी और संपत्तियों के बेहतर उपयोग की उम्मीद है। यह पहली बार है जब वक्फ प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी का इतने व्यापार पैमाने पर इस्तेमाल होगा। सरकार का दावा है कि इससे देश भर की वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित होगा।
पंजाबी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस तानिया के पिता डॉक्टर अनिलजीत कंबोज पर दिनहाड़े जानलेवा हमला हुआ है। ये वारदात पंजाब के कोट इसे खा के हरम्बस नर्सिंग होम में उस वक्त हुई जब दो युवक पेट दर्द का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास पहुंचे। पहली बार दवा लेने के बाद लौटे इन युवकों ने दूसरी बार आते ही डॉक्टर कंबोज पर गोलियां चला दी। उन्हें 2 गोलियां लगी और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। तानिया की ओर से बयान जारी कर मीडिया से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की गई है। फिलहाल डॉक्टर कंबोज का इलाज जारी है और हमलावरों की तलाश भी जारी है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल 3 अक्टूबर को शास्त्रीय मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही 3 से 9 अक्टूबर तक शास्त्रीय मराठी भाषा सप्ताह भी मनाया जाएगा। सरकार ने ये मराठी को केंद्र द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के बाद उठाया है। उद्देश्य है कि मराठी की 2500 साल पुरानी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को संरक्षित करना है। सरकारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों को कार्यक्रम आयोजित करने होंगे और उसकी रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक देनी होगी। इस आयोजन का खर्चा संबंधित विभागों के बजटीय आवंटन से ही किया जाएगा। ये फैसला मराठी अस्मिता और भाषा के सम्मान की दिशा में सरकार का एक अहम संदेश माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। रामबन जिले के चंद्रकोट लंगर स्थल के पास यात्रियों के काफिले में 4 बसें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 36 तीर्थयात्री घायल हो गए हैं। प्रशासन के मुताबिक एक बस के ब्रेक फेल हो जाने के कारण ये टक्कर हुई। तेज रफ्तार और ब्रेक फेल के चलते पीछे आ रही बसें समय पर रुक नहीं पाई और एक के एक बाद टकरा गई। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, डीसी रामबन समेत वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की। हादसे के बाद प्रभावित यात्रियों को दूसरे वाहनों में स्थानांतरित कर यात्रा फिर से शुरू करवाई गई है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है और अब तक करीब 30,000 से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में अपने खेत में धान की रोपाई करते नजर आए। खेत में उतरकर सीएम ने किसानों के त्याग और समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि खेतों में काम करते हुए उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए, जब खेती उनके जीवन का अहम हिस्सा थी। धान की रोपाई के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बॉल के साथ भूमिया, इंद्र और मेघ देवताओं की वंदना की भी की। ये पारंपरिक लोकगान राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में धान की रोपाई में समय का गाया जाता है, जो सामूहिक मेहनत और सांस्कृतिक जुड़ा का प्रतीक है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर खेती करते हुए तस्वीरें भी साझा की, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता केवल हमारे भोजन के नहीं बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति के भी रक्षक है। मुख्यमंत्री की इस पहल को ग्रामीण संस्कृति और युवकों के बीच सेतु की तरह देखा जा रहा है। हुड़किया बॉल को एक बार फिर जीवंत कर उन्होंने लोकगीतों और लोक संस्कृति की नई पीढ़ी को तक पहुंचने का संदेश दिया है। ये तस्वीरें बताती है कि जमीन से जुड़ना केवल प्रतीक नहीं बल्कि भावना है। उत्तराखंड की मिट्टी, संगीत और संस्कृति को सम्मान देने वाली ये पहल प्रेरणा बन गई है। मुख्यमंत्री की सादगी और लोक संवेदनशीलता ने लोगों का दिल जीत लिया है। ये दृश्य साफ बताते हैं कि नेतृत्व वही सार्थक है जो जड़ों से जुड़ा हो। उत्तर प्रदेश में राजस्व मामले से जुड़ी शिकायतों की जांच व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब लेखपाल की रिपोर्ट को अंतिम नहीं माना जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर अब राज्य से जुड़ी हर शिकायत की जांच नायब तहसीलदार स्तर से होगी। जनता दर्शन में आ रही लगातार शिकायतों को देखते हुए सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव एसीपी गोयल ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब लेखपाल नहीं, नायब तहसीलदार ही जांच करेंगे। जमीन विवाद, आय और निवास प्रमाण पत्र जैसी शिकायतों में अब शिकायतकर्ता को सुना जाएगा, फिर रिपोर्ट बनेगी। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। लेखपालों पर लगते रहे रिश्वतखोरी के आरोपों को देखते हुए ये बदलाव अहम माना जा रहा है। नई व्यवस्था से शिकायतों का निपटारा अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और विभाग में भरोसे का माहौल बनेगा। हिमाचल के मंडी में बादल फटने और भूस्खलन से भारी तबाही मची है, लेकिन संकट की इस घड़ी में इलाके की सांसद कंगना रनौत की गैरहाजिरी पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि जब मंडी त्रासदी से जूझ रहा है तो उनकी सांसद कहाँ है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी नाराजगी जताई है और बिना नाम लिए कंगना पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, जिन्हें अपने क्षेत्र की चिंता नहीं है उस पर मैं क्या बोलूं। वहीं कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सलाह पर वह बाढ़ प्रभावित इलाकों को दौरा फिलहाल टाल रही है। कंगना का कहना है कि जैसे ही प्रशासन अनुमति देगा वो मौके पर पहुंचेगी। हालांकि लोगों को ये सफाई रास नहीं आई। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि एक सांसद को संकट में फील्ड में दिखना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कंगना पर निशाना साधा। आपको बता दें कि मंडी में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 से अधिक लोग भी अभी लापता है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बॉलीवुड एक्टर जायद खान आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं और फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर खूब बधाइयां दे रही है। फिल्म मैं हूं ना में शाहरुख खान के भाई का रोल निभाकर जायद ने जबरदस्त पहचान बनाई थी, लेकिन ग्लैमर के पीछे उनकी जिंदगी संघर्षों में भरी रही। एक इंटरव्यू में जायद ने बताया कि पिता संजय खान के सेट पर हादसे के बाद परिवार को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। घर गिरवी रखना पड़ा, गाड़ियां बिक गई और ऑटो खरीदकर खर्च चलाया गया। मैं हूं ना में लकी का रोल पहले ऋतिक, सोहेल और अभिषेक को ऑफर हुआ था, लेकिन आखिरकार ये रोल जायद को मिला। उन्होंने उसे मौके पर पूरी तरह भुनाया और मेहनत से खुद को साबित किया। जायद की कहानी बताती है कि स्टार किड होना ही काफी नहीं होता, संघर्ष, मेहनत और जज्बा भी असली पहचान बनाते हैं और जायद ने इसे साबित भी कर दिखाया है। अनुराग बासु की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म मेट्रो इन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। 4 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म में सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, कोकना सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 2007 की हिट लाइफ इन अ मेट्रो का आध्यात्मिक सीक्वल मानी जा रही है। मेट्रो इन दिनों 4 जोड़ों की कहानी है जो रिश्तों के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। फिल्म को जहां स्टार कास्ट के लिए सराहा गया है, वही कहानी और गति को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर पहले दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी करीब 12.7% रही, जिसमें चेन्नई सबसे आगे रहा। कोकना सेन शर्मा इस सीक्वल में इकलौती कलाकार है जो पहले पार्ट से जुड़ी रही। अनुराग बासु के निर्देशन और प्रीतम के म्यूजिक ने फिल्म को इमोशनल टच दिया है। अब सबकी नजर इस वीकेंड के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पर टिकी है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें उड़ती रही है। कभी अलगाव की खबरें तो कभी पारिवारिक तनाव की चर्चाएं, लेकिन अब खुद अभिषेक ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साफ कहा कि अब आप एक पब्लिक फिगर होते तो मोटी चमड़ी होना जरूरी है। ऑनलाइन कौन क्या कह रहा है इसे लेकर वो ज्यादा गंभीर नहीं रहते। अभिषेक ने कहा कि वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर शांति और सम्मान बनाए रखते हैं। उनके मुताबिक अफवाहें आती जाती रहती है, लेकिन सच्चाई वही होती है जिससे आप जीते हैं। इस बयान के बाद उन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अफवाह से रिश्ते नहीं, भरोसे निभते हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक के साथ कई बार सार्वजनिक मंचों पर नजर आना भी इन खबरों को खारिज करता है। फैंस के लिए एक पॉजिटिव संकेत है कि बच्चन फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा है और सोशल मीडिया की बातों से ज्यादा सितारों की खामोशी और समझदारी ही असली जवाब होती है। आवाज इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।